रिक्वायर्ड एरिया कह रहा हूं, तो रिक्वायर्ड एरिया के लिए ये एक्सप्रेशन मैंने लिखा है। अब इस एक्सप्रेशन को देख के भाई शिकायत मत करना कि एन की वैल्यू इन्फिनिटी तो हम ले ही नहीं सकते, कुछ लोग रोना पीटना शुरू कर देते हैं कि भाई एन की वैल्यू इन्फिनिटी तो हम ले ही नहीं पाएंगे, जब इनफाइनाइट स्टेप्स ले नहीं पाएंगे तो एरिया कैलकुलेट कैसे करेंगे। अरे जरा फीलिंग्स को समझो आप लोग। फीलिंग्स ये हैं कि एन की वैल्यू जितनी बड़ी लोगे उतना ही एक्यूरेट एरिया आएगा। अब डिपेंड करता है किस एप्लीकेशन के लिए आप एरिया निकालना चाह रहे हो। जैसे मान लीजिए एक मोटरसाइकिल जा रही है और उसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मान लीजिए डिस्टेंस निकालना है आपको, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालने के लिए ऐसा एरिया ही तो कैलकुलेट किया जाता है। तो वो एरिया कैलकुलेट शायद आप डेसिमल के 1 प्लेस तक करना चाहो और तो 50 स्टेप्स या 60 स्टेप्स काफी हो। लेकिन अगर मान लीजिए रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं तो डेसिमल के 6 प्लेसेस तक एक्यूरेट आपको एरिया चाहिए, तो हो सकता है आप यहां पर 1 लाख स्टेप्स कंसीडर करना चाहो। अच्छा 1 लाख स्टेप्स क्या मैनुअली कंसीडर करेंगे क्या? नहीं, कंप्यूटर्स की मदद से। ये कहीं सुना हुआ लग रहा है, ये भाषा कहीं सुनी हुई लग रही है क्या? यस, जब डिफरेंशिएशन हम लोगों ने डिस्कस किया था तो रफली इसी तरीके से डिस्कस किया था कि जैसे जैसे हम विड्थ जो है वो कम करते जाते हैं वैसे वैसे जो सीकेंट का स्लोप है वो टेंजेंट के स्लोप के नजदीक और नजदीक आता जाता है। तो जितना हम कम विड्थ रखेंगे इंटरवल की उतना ही बेटर स्लोप हमें मिलेगा। ये कुछ ध्यान आया आप लोगों को या नहीं? 11th में बहुत पहले जब डिफरेंशिएशन का मतलब समझ रहे थे तभी क्या, और इस साल भी जब डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस कर रहे थे तब ये लैंग्वेज मैंने यूज की थी। तो एग्जैक्टली उसी लैंग्वेज में मैंने एरिया के इस डिस्कशन को रिपीट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा और डिटेल में लिखा जा सकता है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा k गोइंग फ्रॉम 1 to n f ऑफ, ये xk की वैल्यू में लिख सकता हूं यहां पर। देखिए कैसे, ये xk के लिए देखिए ये डिस्टेंस तो यहां से यहां तक तो a है, ये डिस्टेंस पूरा a है। अच्छा a के बाद ये देखिए k माइनस 1 स्टेप्स हैं। अरे kth स्टेप से पहले k माइनस 1 स्टेप्स होंगी ना। अच्छा हर एक की विड्थ डेल्टा x है तो ऐसे लिख सकता हूं xk की जगह a प्लस k माइनस 1 इंटू डेल्टा x। अच्छा डेल्टा x की वैल्यू मुझे मालूम है b माइनस a अपॉन n, ये तो f ऑफ x के लिख लिया मैंने। अच्छा अब डेल्टा x की जगह भी लिखने जा रहा हूं b माइनस a अपॉन n। अच्छा ये जो एक्सप्रेशन है एरिया के लिए, इसी एक्सप्रेशन की भाई शॉर्ट फॉर्म लोगों ने यूज करना शुरू कर दी। ये एक्सप्रेशन शुरू में लोग लिखते रहते थे, आराम से कैलकुलेट करते रहते थे, लेकिन बार बार चूंकि लिखना पड़ा इसीलिए इसकी शॉर्ट फॉर्म आ गई इंटीग्रल a टू b fx dx। अभी आज आपको अच्छे से पता चला इसका क्या मतलब होता है। इंटीग्रल a टू b fx dx जो है वो एक एक्सप्रेशन की शॉर्ट फॉर्म है, और वो एक्सप्रेशन क्या है? ये वाला। अच्छा आप तुरंत पूछेंगे कि नॉलेज तो हो गई है, लेकिन ये नॉलेज क्या किसी टाइप की प्रॉब्लम्स में भी काम आएगी क्या? यस, 2 टाइप की प्रॉब्लम्स में ये नॉलेज काम आती है। पहले कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं कि भाई इंटीग्रेट साइन एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल से इंटीग्रेट करने का मतलब है कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते आप लोग, आपको ये वाली सीरीज का सम करके दिखाना होगा। सीरीज का सम करके इनको इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करके दिखाना होगा, ठीक है ना। तो इसका एप्लीकेशन करेंगे हम लोग बाद में। एक दूसरा एप्लीकेशन आता है समेशन ऑफ सीरीज में। कई बार एक सीरीज दी होती है और आपसे कहा जाता है उसको जरा सम करके दिखाओ, तो उसको सम करने में क्या करते हो, ये फॉर्म प्रोड्यूस करते हो और ये फॉर्म प्रोड्यूस करके इसकी जगह फिर ये लिख देते हो। अच्छा इंटीग्रल का इवैल्यूएशन आपको आता है तो वो इवैल्यूएशन करके सीरीज सम हो जाती है। लिख लीजिएगा इस बात को। above relationship will be used आगे लिखिएगा नंबर 1 to integrate a given function by first principle, to integrate given function by first principle। और नंबर 2 लिखिएगा to sum infinite series, sum infinite series। अच्छा हर एक इनफाइनाइट सीरीज को इससे सम नहीं कर सकते, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस टाइप की सीरीज को सम कर सकते हैं, किस टाइप की सीरीज को नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। पूरे डिस्कशन की समरी ये है, अरे भाई समराइज कर दूं, पूरे डिस्कशन की समरी ये है कि अगर आपको ये एरिया निकालना है,
ये एरिया निकालना है तो ये एरिया बराबर होगा इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के। और इसको आप इस तरीके से निकाल सकते हो, स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रल अगर कैपिटल एफ एक्स है, कैपिटल एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, यानी कि कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए। ये समराइज कर दिया मैंने वही डिस्कशन को। अच्छा, इसी डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहले प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ लें, फिर वो जो समेशन ऑफ सीरीज वगैरह की चर्चा की है वो डिस्कस करेंगे बाद में। पहले इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ लें। लेकिन भाई प्रॉपर्टीज पढ़ते समय ये नॉलेज बार बार मैं यूज करूंगा कि ये इंटीग्रल बराबर होता है इस एरिया के। इस नॉलेज का बार बार यूज होगा भाई। हेडिंग लिख लीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। नंबर 1, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। एक तरफ मैंने ये लिखा और दूसरी तरफ देखिएगा माइनस इंटीग्रल बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। क्या ये दोनों इक्वल होंगे? चलिए चेक करते हैं। देखिए एलएचएस तो हो जाएगा, अभी अभी देखा था हम लोगों ने, एफ बी माइनस एफ ए। अगर भाई कैपिटल एफ जो है वो स्मॉल एफ का इंटीग्रल है तो एलएचएस तो हो जाएगा कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए। ये तो आपने अभी सीख लिया था। अच्छा, आरएचएस देखिए क्या है, आरएचएस है माइनस कैपिटल एफ ए माइनस कैपिटल एफ बी। अब बताइए भाई, क्या एलएचएस और आरएचएस बराबर नजर आ रहे हैं आप लोगों को? यस। तो बड़े आराम से इन दोनों के बीच में इक्वालिटी का निशान लगा सकते हो, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, इस बात को समझने का एक और ढंग भी है, जरा उसको देख लीजिएगा, वो आगे जाके खूब यूज होगा। ठीक है, एक्चुअली हो क्या रहा है, एक और ढंग से इस निगेटिव साइन को समझ लीजिएगा भाई, प्रॉब्लम्स में खूब यूज होगा ये निगेटिव साइन। देखिए पहले इंटीग्रल में जो एलएचएस वाला इंटीग्रल है उसमें मैं एफएक्स को इंटीग्रेट कर रहा हूं, इस एफएक्स को इंटीग्रेट कर रहा हूं ए से बी। अच्छा, ए से बी इंटीग्रेट करने में जो स्ट्रिप ली जाती है उसकी जब विड्थ निकाली जाती है तो विड्थ ऐसे देखिए, फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट, फाइनल माइनस इनिशियल। ये फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट है, एफ से डिनोट कर रहा हूं, और ये आई से डिनोट कर रहा हूं, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, फाइनल माइनस इनिशियल बताइए इस केस में पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है? पॉजिटिव आता है। ठीक है ना, ये तो एलएचएस के लिए डायग्राम बनाया भाई मैंने, एलएचएस के लिए, आप लोग भी बना लीजिएगा। ये डायग्राम एलएचएस के लिए भाई, ये फाइनल और इनिशियल कायदे से मेंशन करिएगा। नोट्स में भाई सब कुछ लिख जरूर लीजिएगा कायदे से, क्योंकि एक बार पढ़ के कई बार बात पूरी तरह समझ में नहीं आती। प्रॉब्लम्स के दौरान हम कंफ्यूज होते हैं, तो जब कंफ्यूज होंगे तो इन नोट्स को पढ़ के अपने कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो एलएचएस के लिए डायग्राम बना लिया। अब जरा आरएचएस के लिए देखिएगा। आरएचएस में जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो बी से ए कर रहे हैं, ऐसे इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ऐसे इंटीग्रेशन करने की वजह से ये अगर बीच में मैं स्ट्रिप लूं तो उस स्ट्रिप का जो इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो ये वाला होगा, ये इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट, और ये देखिए ये फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट है। ये व्हाइट कलर से जो मैंने शो किया है ना, वो है डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। तो डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन चूंकि उल्टा है, इसलिए ये इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट है और ये फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट है। अब यहां बताइए, फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा। तो dx इज इक्वल टू एफ माइनस आई इज इक्वल टू निगेटिव, जबकि यहां dx इज इक्वल टू एफ माइनस आई क्या था? पॉजिटिव।
लिख लो भाई कायदे से। लिख लिया? इस dx के साइन चेंज की वजह से होगा क्या, यहां पर देखिएगा, यहां पर इंटीग्रल fx इंटू डी एक्स ए टू बी। इस एक्सप्रेशन को देखिए आप फिजिक्स में कैसे समझते हो। आप कहते हो fx तो फंक्शन की वैल्यू हो गई x पर, और dx जो विड्थ हो गई, fx इंटू dx उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया, और इंटीग्रल से हमने उन चीजों का सम निकाल दिया, fx इंटू dx का सम निकाल डाला हमने, ठीक है। तो यहां पर fx तो हमेशा पॉजिटिव है, fx की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, ये फंक्शन जो दिया हुआ है, और dx भी हमेशा पॉजिटिव है, तो fx इंटू dx हर स्ट्रिप के लिए पॉजिटिव 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 आएगा, और जब इंटीग्रेट करके सम करोगे तो ये यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। सपोज करिए ये आया प्लस ए, एरिया अगर ए है तो ये प्लस ए आ गया। अच्छा इधर क्या होगा, इधर जब आप b से a इंटीग्रेट कर रहे होगे, b से a इंटीग्रेट कर रहे होगे तो होगा क्या, fx तो यहां भी पॉजिटिव रहेगा, fx फंक्शन तो वही है ना, लेकिन dx हर बार निगेटिव हो जाएगा, dx हर बार निगेटिव हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल के निगेटिव होने की वजह से। तो fx इंटू dx हर स्ट्रिप के लिए निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव 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 का सम करोगे तो कितना आएगा, निगेटिव। तो ये आ जाएगा a नहीं, प्लस a नहीं, माइनस ए। इस ढंग से बात क्लियर हुई सब लोगों को या नहीं, कि एरिया अगर ए है, एरिया देखिए पॉजिटिव ही रहेगा, एरिया का साइन चेंज नहीं होगा। कुछ बुक्स में लिखा रहता है एरिया पॉजिटिव हो गया, एरिया नेगेटिव हो गया। अरे एरिया तो यहां चेंज ही नहीं हुआ है, एरिया तो जो यहां था वही यहां भी है, एरिया चेंज थोड़ी हुआ है। जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो चेंज हो रही है। ए से बी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रल की वैल्यू प्लस ए के बराबर आ रही है, और जब बी से ए इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रल की वैल्यू माइनस ए के बराबर आ रही है। इंटीग्रल की वैल्यू अलग अलग आ रही है। क्यों आ रही है अलग अलग, उसका रीजन मैंने डिटेल में बता दिया, वो dx के साइन चेंज होने की वजह से। कोई डाउट आपकी तरफ से? पूरा क्लियर हुआ है ना अच्छे से? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी पर आते हैं। प्रॉपर्टी टू में लिखिएगा इंटरवल ब्रेकिंग प्रॉपर्टी, इसका नाम लिख लीजिए, इंटरवल ब्रेकिंग प्रॉपर्टी। इंटरवल ब्रेकिंग प्रॉपर्टी, हाँ समझिएगा जरा ध्यान से। सपोज करिए ये a से b फंक्शन और x एक्सिस के बीच में जो बाउंडेड एरिया है उसको मैंने ऐसे लिख दिया, इंटीग्रल a टू b fx dx। अच्छा ये पूरा a से b एकदम से इंटीग्रेट करने के बजाय देखिए कभी कभी ऐसे भी लोग करना पसंद करते हैं। ये बीच में एक कोई पॉइंट ले लिया c जो है a और b के बीच का कोई नंबर है, अच्छा फिर इंटीग्रेशन किया a से c fx का, और फिर c से b इंटीग्रेट कर दिया और ऐड कर दिया। बताइए ऐड करने पर इन दोनों एरियाज को जो सम होगा क्या वो इस एरिया के बराबर होगा? यस और नो? यस, ये बराबर होगा। ये बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है भाई आपको, ये ऐसे पिक्चराइज कर सकते हैं। ये ग्रीन लाइंस वाला जो एरिया है वो ये है, और ये जो पिंक डॉट्स वाला जो एरिया है, पिंक डॉट्स वाला जो एरिया है वो देखिए ये है। ऐसे आप नोट्स में कंप्लीट कर लो भाई अपनी बात को।